सभी को नमस्कार। वृंदावन हिंदी एकेडमी पर मैं प्रोफेसर जहांगीर आपका स्वागत करती हूँ। और 2 दिन आपकी परीक्षा में है, परसों ही आपकी परीक्षा है। तो सबसे पहले तो मैं क्लास शुरू करने से पहले अपने कान्हा जी से प्रार्थना करती हूँ आप लोगों के लिए कि जो भी मेरी इस क्लास से जुड़े, मेरे इस चैनल से जुड़े, वो सब नेट जेआर क्वालिफाई करके और मेरी ही तरह बहुत जल्द प्रोफेसर के पद पर आसीन हो, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने सपनों को पूरा करें। अगर मेरी क्लास से आपको हल्का-सा भी कोई फ़ायदा होता है, तो क्लास का लेना साकार हो जाएगा, मेरा पढ़ाना साकार हो जाएगा। चैनल से जुड़िए, क्लास को लाइक कीजिए। शुरुआत करते हैं क्लास की। नई शुरुआत है चैनल की, आप लोगों के प्रयास के लिए प्रयास कर रही हूँ, तो आप लोगों की मेहनत सफल हो जाए और थोड़ा-सा मेरी भी मेहनत सफल हो जाए। मुझे भी ये हो कि हाँ, जो मैं प्रयास कर रही हूँ, वो साकार हो रही है। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। ये है आपका जून 2024 का पेपर। इससे पहले दिसंबर 24 का पेपर आपका हल हो चुका है, चैनल पे है। और जितने भी नेट जेआरएफ की हमारे सिलेबस में टेक्स्ट लगी हुई हैं, कविता, नाटक, उपन्यास, उनके 100 प्रश्न और काव्य शास्त्र की 2 क्लासेस हैं आपकी, जहाँ से गोविंद पांडे पढ़ा है, और एक क्लास है काव्य शास्त्र के ऊपर, जो काव्य लक्षण है, वहाँ पर आचार्यों के कथन है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ताकि आपकी परीक्षा में थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। शुरुआत करते हैं प्रश्न की। आत्मकथाओं को प्रकाशन के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। राहुल सांकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा, तो पहले तो यही बताना चाहिए कि मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की है। और राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा, बाबू श्याम सुंदर दास की है मेरी आत्म कहानी, सेठ गोविंद दास की है आत्मनिरीक्षण, और बनारसी दास जैन की अर्थकथा। तो सबसे पहले तो आपका ई ऑप्शन हो जाएगा, और फिर आएगी आपकी सबसे श्याम सुंदर दास। तो ई और सी देख लेते हैं हम, 2 जगह है। तो फिर उसके बाद में राहुल सांकृत्यायन, ये, और फिर उसके बाद में राजेंद्र यादव डी, और फिर डी पे सेठ गोविंद दास। तो आपका ये ए ऑप्शन। प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं इसके। अर्ध कथा है 1641 में, मेरी आत्म कहानी 1941, और राहुल सांकृत्यायन की है मेरी जीवन यात्रा 1946 में, राजेंद्र प्रसाद की है 1947, और सेठ गोविंद दास आत्मनिरीक्षण 1958। आप लोग समझदार हैं, गांधी जी और उनकी बकरी की महिमा जानते हैं। कथन और पात्र मिलान करने हैं, तो ये आपके हो जाएंगे 2 जन। मैं उसे मानता नहीं और क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं, तो ये चंद्रगुप्त हो जाएंगे, चंद्रगुप्त नाटक से। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी पे रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट, चाणक्य का है। और मैं इस समय तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ, विलोम, आषाढ़ का 1 दिन। तो फिर इसका 1 का 3, 3 और 2 सी होना चाहिए। हाँ, चंद्रगुप्त छोरी 3 4, 3 और 4, ये हो जाएगा ए। आषाढ़ का 1 दिन 58 में है। कौन सी रचना संस्मरण है? बापू, टूटा तारा, साधना, मुक्ति फौज और एल्बम। तो इनमें मैथिली शरण गुप्त का, बापू, नहीं, सियाराम शरण गुप्त का, सॉरी, सियाराम शरण गुप्त का, वो तो उपन्यासक घनश्याम दास बिड़ला का है, ठीक है। तो बापू है इसमें। ये हमने कल ही पढ़े थे, संस्मरण, कल की क्लास हुई थी जो हमारी। टूटा तारा और एल्बम।
तो घनश्याम दास बिड़ला की है बापू 1940 की। टूटा तारा राधिका रमन सिंह का है 1940 का। और साधना है आपका एल्बम एल्बम है सत्य जीवन 1949 का। राधा कृष्ण का साधना जो है गद्य काव्य है। और मुक्ति फौज जो है रिपोर्टाज हमने कल पढ़ा था, ये श्रीकांत वर्मा का है। मनुष्य का मन है भैया, जब कभी भटक जाता है तो रो पड़ता है। यह वाक्य किस उपन्यास का है? मानस का हंस 1972। आत्माराम भैरव सिंह, तुलसिया, गणपति उपाध्याय, रामू द्विवेदी, ये कुछ पार्वती महत्वपूर्ण पात्र हैं। अच्छा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, 5 कहाँ गया? अच्छा, ये 5 ही है। ठीक है। राष्ट्रभाषा केवल रईसों और अमीरों की भाषा नहीं हो सकती, उसे किसानों और मजदूरों की भाषा बनना पड़ेगा। तो ये किसका कथन है? प्रेमचंद जी हैं कि राष्ट्रभाषा केवल रईस और अमीरों की भाषा नहीं है, किसानों और मजदूरों की भाषा बनना पड़ेगी। और ये लिखते हैं, सबसे उत्तम कहानी वही होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। संकेतार्थक वाक्य का उदाहरण दीजिए। वह खाता है, साधारण वाक्य। वह नहीं खाता है, निषेधात्मक है। तुम जाओ, वह पढ़े। और यदि वह परिश्रम करता तो सफल अवश्य होता। यही है, यही है आपका संकेत। छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का नया संस्करण है। तो ये किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। छायावादी छायावाद जो है विलायती अभिव्यंजनवाद का, ये आरोप लगाते हैं शुक्ल साहब कि जो विलायती अभिव्यंजनावाद है उसका ये संस्करण है, ये कहते हैं शुक्ल साहब। डॉक्टर नगेंद्र स्थूल के प्रति सूक्ष्म का को बताते हैं। और नंद दुलारे वाजपेयी बताते हैं, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान है छायावाद। ये नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं। और छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का गीत, जो गीत है वो महादेव वर्मा से है। और जीवन का गीत यहाँ से हम इसको याद रख सकते हैं, ये परिभाषा महादेव वर्मा की है। रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं? शक्ति काव्य, शक्ति काव्य कहते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब है, निम्न में से कौन सा कथन अंधेर नगरी नाटक के संदर्भ में असत्य है? असत्य पूछा है। तो यह नाटक 1881 में लिखा गया, काशी के दशाश्वमेध घाट पर उसी दिन अभिनीत भी हुआ। ठीक है। इस नाटक में 5 दृश्य हैं, असत्य बताना है। ठीक है। और दूसरा जो अंक है, स्थान है, वो जंगल है। तीसरे दृश्य में ज्ञान और विज्ञान की टकराहट दिखाई पड़ती है। साच कहे तो पनखी खावे, झूठ बहु विधि पदवी पावे, यह चौथे अंक का गीत है। सबसे उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें बताना है अंधेर नगरी नाटक के संदर्भ में असत्य कौन सा है। मुझे लग रहा है बी, सी और ई। ए लग रही है। 5 दृश्य, हाँ ये देखो 5, ये गलत है। 1881 में काशी के दिन हुआ।
कुल 6 दृश्य हैं। दूसरा स्थान आपका बाजार है। और पांचवें अंक में, तीसरे अंक में क्या है, ज्ञान और ज्ञान की टकराहट है तीसरे में। और पांचवें अंक में गोवर्धन दास गाता है राग काफी, गाता है कि साच कही तो पनखी खावे, झूठ बहुविध पदवी पावे। यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है, इन चीजों को आप ध्यान कर लेना। निम्न में से कौन सी घटना गोदान उपन्यास से संबंधित है? मैं तो सुनारी वालों से कह दूंगी, अगर तुमने 1 पैसा भी दहेज में लिया तो मैं तुमसे ब्याह न करूंगी। तो ये सोना का कथन है। कैसी चाकरी और किसकी चाकरी, यहाँ तो कोई किसी का चाकर नहीं, सभी बराबर हैं। दबे पांव उठे बच्चे के पास जाकर एक बार उससे देखा, पत्नी को अपना ओढ़ा हुआ दुसाला उठाया। मन के रंगीन आकाश में स्वच्छंद उड़ान भरते हुए नवयुवक की आंखों के आगे सहसा अंधेरा छा गया। क्या पूछा, गोदान से पूछे ना इसने, गोदान उपन्यास से संबंधित, ठीक है। तो ए बी तो है इसके, ये नहीं है इसका, ये भी नहीं है। लजाते क्यों हो, गोद में ले लो, प्यार करो कैसा काठ का कलेजा, ये माता दिन जब अपने पुत्र को देखता है उसको। तो ए बी और ई, ऑप्शन ए। सोना का कथन, और ये गोबर का या राय साहब का है, इनमें से किसका है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन और ये माता दिन जब उसके बेटे को देखता है अंत में, उसके लिए है। निम्न में से असत्य कथन बताने हैं, पहचान करनी है। अरस्तु त्रासदी के लिए दुखांत होना अनिवार्य मानते थे। अरस्तु ने न केवल गंभीर कार्य की अनुकृति को त्रासदी का विषय बनाया। अरस्तु का विचार है कि त्रासदी का कार्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, और कथा वस्तु से वस्तु का तात्पर्य घटनाओं के विन्यास से है। यह कथा वस्तु को त्रासदी की आत्मा मानता है। अरस्तु का मानना है कि बिना चरित्र चित्रण के त्रासदी संभव नहीं, किंतु कार्य व्यापार की अवहेलना की जा सकती है। तो इसमें असत्य बताना है, एक तो यही है। और ए और ई, ये ठीक है, ये ठीक है तीनों। तो ए और ई। दुखों होना अनिवार्य मानते थे, और अरस्तु का मानना है बिना चरित्र चित्रण के त्रासदी संभव नहीं है, कार्य व्यापार की अवहेलना की जा सकती है। पहले काव्य शास्त्री थे, ये कला और ललित कला दोनों के अंदर इन्होंने भेद स्पष्ट किया था, और ललित कला को इन्होंने स्वायत्ता घोषित की थी। इनके अनुसार न केवल गंभीर कार्य की अनुकृति को त्रासदी का विषय माना है, केवल गंभीर कार्य की अनुकृति को ही त्रासदी का विषय मानते हैं। और अरस्तु का विचार है कि त्रासदी का कार्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। कल्पना कोलरिज का, कल्पना सिद्धांत के संबंध में कौन से कथन असत्य है? कोलरिज ने कल्पना पर तर्कसंगत ढंग से विचार किया और कहा यह बेशक दिव्य शक्ति हो सकती है, किंतु रहस्यमयी नहीं। कोलरिज ने कल्पना के प्रारंभिक और विशिष्ट 2 भेद माने हैं, मुख्य या प्रारंभिक
कल्पना एक आत्मिक ऊर्जा है जिसमें मन शक्ति अथवा आत्म शक्ति के अन्य सभी पहलू, प्रत्यक्ष ज्ञान, शक्ति, विचार, संकल्प शक्ति, मनोवेग आदि सभी समाहित हो जाते हैं। ये और कोलरिज प्रज्ञा को प्रतिभा से ऊंचा मानते हैं, उसी प्रकार ललित कल्पना को कल्पना से श्रेष्ठ मानते हैं। ये भी होगा। कोलरिज ने गौण या विधायक कल्पना को मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि माना है, तो इसका आपका सी और डी ये हो जाएगा। मुख्य या प्रारंभिक कल्पना एक आत्मिक ऊर्जा है और कोलरिज प्रज्ञा को प्रतिभा से ऊंचा मानते हैं। इन्होंने क्या कहा है कल्पना के संबंध में? इसमें संश्लेषणात्मक तथा जादुई शक्ति होती है जो विरोधी या विषवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है। एक तो ये जादुई शक्ति बताते हैं और दूसरा क्या कहते हैं, कोलरिज ने कल्पना पर तर्कसंगत ढंग से विचार किया और कहा कि यह बेशक दिव्य शक्ति हो सकती है किंतु रहस्यमय नहीं। ये ठीक है। और गौण या विधायक कल्पना को मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि माना है। ये तीनों ठीक है। नागवती वियोग खंड की पंक्तियों को पहले से बाद में क्रम में लगाना है। जिनघर कंता ते सुखी तीनों गारो ओ गर्व, झुरी झुरी पिंजर ही भई विरह काल मोही दिन है। पेन टाइप में दिक्कत हो रही है। तो शुरुआत तो यहीं से होती है। पहली पंक्ति तो ये होगी इसकी, झुरी झुरी पिंजर हो गई, क्योंकि सबसे पहले उसकी अवस्था के बारे में बताती है, तो शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए इसकी। और फिर ये होगा भाई वो बिल्कुल पिंजर हो गई है और जिसके पतिदेव घर पर नहीं है, तो फिर बी और ए यहाँ से शुरुआत होगी इसकी। बरस दिवस धन रोई के हारी परी चित संगी पीयूषो कहो संदेश ला, ये बाद में आती है। फिर ये बाद में पहले उसकी हालत बताई जाती है कैसी है, उसके बाद में फिर वो संदेश भेजती है। और ये अंत में आनी चाहिए, सबसे अंत में बरस दिवस। तो इसके हिसाब से देख लेते हैं हम। सबसे अंत में सी है, एक बार और नीचे देख लेते हैं। ये होनी चाहिए इसकी BADEC। तो ये जो बरस दिवस है ये सबसे अंत में है और सबसे पहले है झुरी झुरी पिंजर हो गई। फिर है ये जंजाल छार के कहाँ को पवन उड़ावे। तो हम पंक्तियों से थोड़ा बहुत ध्यान लगा सकते हैं कि कौन सी पहली हो सकती है, क्योंकि हमें उसकी अगर स्टोरी पता है कि कहानी क्या है, कविता है या फिर कहानी है या उपन्यास नाटक जो भी है, तो हम उसकी पंक्तियों से थोड़ा बहुत हमें अंदाजा लग जाता है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है और खत्म कहाँ हो रही है। तो ये दे दी है, इसके हिसाब से ही BDEC। और इसमें 57 खंड है। प्रिय अलंकार है उत्प्रेक्षा। साकेत के नवम सर्ग के बारे में पंक्तियों को, और आजकल प्रश्न आपके पंक्तियों के ही आ रहे हैं, यहाँ से बहुत समस्या हो रही है बच्चों को समझने में। करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई, सबसे पहले यहीं से शुरुआत हो रही है इसकी। साकेत में शुरुआत ही यहाँ से होती है। वेदने तू भली बनी, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था, तो पहले ए होगा फिर सी होगा, तो देख लेते हैं। यहीं से हो रहा है ACB, ये होना चाहिए। और फिर सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है, निरख सखी, ये लास्ट में है, तो इसका ए हो जाएगा। ए है, ठीक है। 1900 साकेत। निम्न में से काव्य शास्त्री आचार्य और उनके काल कर्म अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। रुद्रभट्ट, रुद्रट, अभिनव गुप्त,
भट्टतोत और धनिक। तो सबसे पहले रुद्रट होंगे और फिर रुद्रभट्ट, भट्टतोत, अभिनवगुप्त और अंत में धनिक। ऑप्शन बी। रुद्रट आपके 9वीं सदी के हैं, रुद्रभट्ट 10वीं, भट्टतोत भी 10वीं सदी के हैं, अभिनवगुप्त 10वीं और धनिक 11वीं सदी के हैं। चीफ की दावत में कौन से कथन श्यामनाथ का नहीं है? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है, ये ही नहीं है। चीफ का है ये। मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो, ये है। इसकी बूढ़ी माँ की सहेली के लिए बोलता है। यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा, ये भी है श्यामनाथ का। फुलकारी के लिए बोलता है। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों से मैं क्यों बुरी बनूं, ये उनकी पत्नी है श्रीमती जी। और तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ गया माँ ई, ये भी है। टेंटेट जवाब दे रहा है मेरा। तो इसका हो जाएगा बी, सी और ई। दो ही ऑप्शन दिए हैं इन्होंने। ये भी है, सी भी है, ई भी है। तो बी सी ये रहा और डी। इसने क्या पूछा है, कौन सा कथन? अच्छा नहीं है, सॉरी, प्रश्न नहीं है पूछा है। तो पहला नहीं है, पहला तो चीफ का है और ये जो है यू उनकी पत्नी का है। तो इसका क्या होगा, ए और डी, ये हो जाएगा सी। 1956 में कौन सी रचना ईश्वरदास की नहीं है? अंगद पेज है, भरत मिलाप है, राम जन्म और रामायण कथा। विष्णुदास की रचना है ये। सत्यवती कथा भी है इनकी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विशंबर जीजा पुरोहित का आत्मत्याग। विशंबर जीजा की है विदर्ण हृदय। और सूर्य नारायण दीक्षित की होगी चंद्रहास का अद्भुत आख्यान। माधव प्रसाद का पुरोहित का आत्मत्याग और कार्तिक प्रसाद की होगी दामोदर राव की आत्म कहानी। ये इसका होना चाहिए। तो इसके हिसाब से इसका हो जाएगा डी। आई.ए. रिचर्ड की पुस्तकों का प्रकाशन वर्ष बताना है, पहले से बाद में क्रम में लगाना है। द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक, साइंस एंड पोएट्री, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक और द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म। तो सबसे पहले तो इनकी प्रैक्टिकल द प्रिंसिपल होनी चाहिए। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक ये पहले है इनकी, सबसे पहले, और फिर ये इसके बाद में है। ये बाद में है। तो डी ई ये होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। सी ऑप्शन, हाँ, सबसे पहले है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक 1922, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म 24, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 29, साइंस एंड पोएट्री 26 और द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक है 1936। आयोग ने उत्तर सी गलत माना है। ये तो प्रकाशन वर्ष तो ठीक है इनके, आयोग को मानने से क्या होता है। प्रकाशन वर्ष तो ये है 22, 24, 26। साइंस एंड पोएट्री का 26 है, साइंस एंड पोएट्री 26 है, प्रैक्टिकल 29 और द फिलोसफी एंड रिटोरिक 36। निम्न में से किस उपन्यास में
अपने लिए सज्जनों का कृपाभिलाषी संबोधन का प्रयोग लेखक के द्वारा भूमिका में किया गया है। सज्जनों का कृपाभिलाषी, ये तो धरती धन अपना में जगदीश चंद्र करते हैं ना इनकी भूमिका में, तो ये इसका ये हो जाएगा। ओ, परीक्षा गुरु में परीक्षा गुरु में है ये 1882 में। वो तो ये कहते हैं ना, मैं बचपन से ही मूर्ख ना, ऐसा कुछ है वो लाइन हो तो। आंख कान नाक को लेकर के निबंध लिखने वाले कौन से निबंधकार हैं? बालकृष्ण भट्ट। मनोविकार संबंधी निबंध है इनके। अब के जाड़े में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम, उसने कहा था। कीरत सिंह से कहते हैं ना लहना सिंह। पंक्ति है, दोषा विप्रे तत्र गुणा संपत्ति तथा। तो दोष आने पर भी विपत्ति में क्या मिलता है? जब विपत्ति होती है तभी सारे दोष आते हैं और दंड मिलता है। ये दंडी की है। ए का एक, यही लग रहा है मुझे, ऊपर ही पहले में ही है का एक, अच्छा बी में भी है। गुण विपरीत है दोष, ये वामन का होना चाहिए। 2 3, हाँ वामन 3 पे है ना, तो इसका ए हो जाएगा। मुख्य हित दोष रश्चय मुख्य हितार्थ दोष, तो ये आपका होगा मम्मट का। और दोष सर्वतात्मना त्याजो रस हानिकारक हीस है, ये केशव का है, तो इसका ए हो जाएगा। दोषा विपत्ति दंडी, विपत्ति में दोष मिलता है। और गुण वामन, मुख्यार्थ हति दोष मम्मट, और दोष सर्वात्मना त्याज्य केशव मिश्र। जो सभी दोष को सभी दोषों को त्याग देते हैं वो ही केशव मिश्र हैं। अब है पत्रिका और संपादक। आनंद कादम्बनी से तो शुक्ल साहब भी जुड़े हुए थे। विचार समालोचक से चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो इसका हो जाएगा आपका 1 और सी का 2। 1 और ये डी होना चाहिए इसका। आनंद कादम्बनी शुक्ल साहब हैं, विचार भगवती चरण वर्मा, समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और सुदर्शन है देवकी नंदन खत्री। कुछ भावों के विषय में तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूपराग कहते हैं। यह अभिमत किस निबंध से लिया गया है? कविता क्या से है? भावों का जिक्र कहाँ आता है? कविता क्या है? जब मेरी क्लास होती है ना तभी ये कुछ बेचने वाले आके धमकते हैं बीच में। सुधाकर अखबार के संपादक निम्न में से, आपको बीच में डिस्टरबेंस हो रही होगी आवाज में, ये ले लो वो ले लो। सुधाकर अखबार के संपादक हैं तारा मोहन मित्र। ये कल पत्र पत्रिका की क्लास में आपको बहुत अच्छे से करवाए थे। और बंगदूत है राजा राम मोहन राय का। समाचार सुधावर्षण श्याम सुंदर सेन, और ज्ञान प्रदायनी नवीन चंद्र रॉय, और बिहार बंधु केशवदास। जायसी में मृत्युबोध की त्रास्त अंतर्दृष्टि है। पद्मावत का प्रतिपाद्य पद्मिनी का सती होना नहीं है। यह पंक्ति किस इतिहासकार की है? ये बच्चन सिंह की है। विजय नारायण शाही कहते हैं अपने ढंग की ट्रेजेडी। सर्वदमन इस उपन्यास का है, राल दरबारी से है। और PYQ का ये फायदा होता है, मैं जो मेरा HPSC का एग्जाम था उससे 2 दिन पहले ही मैंने ये PYQ लगाए थे 24 वाले, और यही प्रश्न
मुझे मिल गया था। और मेरे साथ के कुछ लोग थे, वो पूछ रहे थे ये पहले कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, किस उपन्यास का पात्र है। तो मैं PYQ करके गई थी इसके, और मुझे बहुत फायदा हुआ था। जाते ही ये प्रश्न मुझे HPSC में मिल गया था कि सर्वदमन जो है किस उपन्यास का पात्र है। एज इट इज उठा रखा था राज दरबारी से। 68 में और 69 में इसको मिलता है साहित्य अकेडमी। अर्थवान कंठोदगीरण ध्वनि समष्टि की भाषा है। भाषा की उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान की है? सुकुमार सेन की है ये अर्थवान कंठोदगीरण। मैं क्लास में थोड़ी लेट हो गई और मुझे 6:30 बजे बाहर निकलना है, इसलिए मैं फटाफट इस क्लास को कि इसके ऑप्शन देखूंगी, पढ़ूंगी। उत्पत्तिवाद भट्टलोलट का है। और इसका हो जाएगा मीमांसा दर्शन 1-2। अनुमिति शंकुका, और शंकुका होगा आपका न्याय। भुक्ति भट्टनायक, और भट्टनायक क्या है? सांख्य दर्शन। और अभिव्यक्ति है आपका शैव दर्शन। ठीक है। सरोजिनी नायडू और मैथिली शरणगुप्त से लेकर के अपने कनिष्ठ कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु तक 12 लेखक बंधुओं के संस्मरण को अज्ञेय ने किस संस्मरण में संकलित किया है? ये कल भी मैंने पढ़ा था, हमने संस्मरण वाली क्लास में। स्मृति लेखा में है, इनके साथ 12 लेखकों का जिक्र है। 1986 में आता है आपका स्मृति लेखा। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। संस्कृति और सौंदर्य। आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण गीत की प्रथम कड़ी का भाव प्रवाह दोनों ओर है रीत आशिकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उड़ाना, उनको प्यार करना। मजदूरी और प्रेम। किस ओर राम मुड़ेंगे, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये उठ जाग मुसाफिर से। तो इसका आपका हो जाएगा डी। बनाम राष्ट्र जागरण उठ जाग मुसाफिर से है, और रीत आशिकों की मजदूरी और प्रेम। साधारणीकरण के संबंध में बताना है कौन सा कथन असत्य है। किसी असाधारण पदार्थ का साधारण रूप में ग्रहित होना साधारणीकरण व्यापार कहलाता है। काव्य नाटक में साधारणीकरण विभावादि के समस्त क्रियाकलाप के समस्त घटना चक्र का होता है। साधारणीकरण व्यापार द्वारा सहृदय अपने समस्त पूर्वाग्रहों से विभुक्त होता है, और डॉक्टर नगेंद्र ने आलंबन धर्म का साधारणीकरण माना है। कवि की अनुभूति के साधारणीकरण को आचार्य शुक्ल सहित सभी काव्य शास्त्रियों ने मान्यता प्रदान की है। तो इसमें असत्य बताना है। एक तो ये नहीं होगा, साढ़े छः 20 मिनट हो गए, चल रहा है। मुझे निकलना है, तो कोशिश करूंगी मैं 50-60 क्वेश्चन तक तो करवाऊँ। 90 क्वेश्चन है आपके, आगे 10 वो हैं। तो इसका आपका हो जाएगा, गलत बताने हैं इसमें। ये दोनों गलत हैं, ये ठीक है। डी और ई। आलंबन माना डॉक्टर नगेंद्र ने, और साधारणीकरण शुक्ल ने सबको मान्यता दी। ये दोनों आपके गलत हैं, असत्य है, नहीं बाकी सब ठीक है। काव्य उस शब्दार्थ को कहते हैं जो दोष रहित हो तथा जिसमें गुण नित्य रूप से, अलंकार अनित्य रूप से विद्यमान हो। काव्य लक्षण किस आचार्य
ने दिया है। ये तो काव्य लक्षण की आज सुबह की क्लास में भी मैंने करवाया था, वामन का है ये। शब्दार्थों सहित काव्यम भामा बहुत पूछा जाता है। काव्य शब्द गुण अलंकार वामन का है और तत्दोष शब्दार्थ मम्मट पुनक्वापी। पुनक्वापी जहां आपको मिलेगा पेन टैप, फिर काम करना बंद कर गया। मम्मट मैं फटाफट पढ़ देती हूँ। और ननु रुद्र, तो नहीं रुदन नहीं मचाना चाहिए, न रुदन, तो ये नन्नु। दोष रहित अरु गुण सहित कछुक अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कवित ताको करो विचार। तो ये आपका कुलपति मिश्र का है, दोष रहित। जो दोष रहित होगा वही कुल में मिश्र अपने पूरे कुल में श्रेष्ठ होगा, कुलपति होगा। दोष रहित इसके गुण होंगे, ये मैंने इसकी ट्रिक बताई थी कि जिसके गुण दोष रहित होंगे वो कुल में श्रेष्ठ होगा। पेन टैप काम करना बंद कर गया और इसलिए मैं इसको बस फटाफट पढ़ देती हूँ। यद्यपि सुजाति सुलाक्षणी ये केशवदास का है। और यद्यपि दोष बिन गुण रहित, जो दोष रहित होगा गुण सहित होगा, अलंकार जिसमें होंगे वो श्रीपति होंगे। और कवि देव क्या कहते हैं, शब्द जीव तिहि अर्थ मन, कवि देव का है। कौन सा निबंध विवेकी राय का नहीं है? गांव का मन विद्यानिवास मिश्र का है। बाकी गांव की दुनिया, नया गांव और गवई गंध गुलाब तीनों के तीनों विवेकी राय के हैं। गांव का मन आपका विद्यानिवास मिश्र का है। ये मेरी खुद की बुक के हैं और मैंने इन पे इतनी ओवर राइटिंग कर रखी है बहुत ज्यादा। गांव की दुनिया 1957, गवई गंध गुलाब और नई गांव गंध 1948 में विवेकी राय के निबंध है। और गांव का मन है आपका 1985 में विद्यानिवास मिश्र का। जम सस्तु थापन करन नासन मलेच आचार कठिन धार तलवार कर कृष्ण कल की अवतार। ये किसका है? ये भारत दूरदशा में आता है सबसे पहले। और जो इम्पोर्टेंट है देखो उसको मैंने स्टार लगा रखे हैं कि इनको बार बार आंखों के सामने आने से ये याद रह जाते हैं। एक दो बार की तैयारी में बहुत कम चीजें याद रहती हैं, इसलिए ऐसी जो आप नोट्स बनाते हैं उन पे अंडरलाइन करना, स्टार बनाना। भारत दूरदशा आपका 1880 में और उसी में ये लिखा हुआ है, मंगलाचरण में है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के संबंध में सत्य कथन बताने हैं। ऋषिकेश उपनाम से ब्रज भाषा की रचना की थी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये बस पेन टैप नहीं चल रहा, मैं बता रही हूँ। ए पॉइंट ठीक है आपका। ठेठ हिंदी का ठाठ नामक उपन्यास की रचना की थी, बिल्कुल ठीक है। और अनध नामक गीति नाटक की रचना की थी, नहीं ये नहीं है। और मिलन नामक प्रबंध काव्य की रचना की, मिलन तो नरेश मेहता का है ना, मिलन यामिनी। रुक्मिणी परिचय नाटक की रचना 1894 की, ठीक है। तो इनका है ए बी और ई, ऑप्शन ए ठीक है, ए बी ई, सी और डी गलत है। ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है। आषाढ़ कैगीन नाटक में कौन सा कथन मल्लिका के द्वारा नहीं कहा गया है? इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हे है, ठीक है, ये कहा गया है। हमारा सौभाग्य है कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं, ये भी जब वो प्रियंक गुजरी आती है। और मैंने सुना है कि विश्वास नहीं होता परंतु होता भी है, ये नहीं है। नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता, मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं कर सकता। और ये भी है, क्या कौन सा पूछा है इन्होंने, कौन सा कथन मल्लिका के द्वारा नहीं कहा गया है? ये भी तो मुझे लग रहा है उसका। और थक गया था अब भी थका हूं, परंतु ये कालिदास का है। और डी ये मल्लिका का है, तो मल्लिका के द्वारा नहीं कहा गया, ये ठीक है। तो ये कालिदास का कथन है। और इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब, ये भी कालिदास का है। और मैंने सुना है विश्वास नहीं होता परंतु होता भी है, तो और ये है प्रेम गुजरी का, तो ये होंगे इसके। अके ने किस कहानीकार के व्यक्तित्व को नैसर्गिक नहीं अर्जित व्यक्तित्व का उदाहरण माना है? जैनेन्द्र के व्यक्तित्व को वो नैसर्गिक नहीं बल्कि अर्जित व्यक्तित्व का उदाहरण मानते हैं। कविता क्या है? निबंध को आचार्य शुक्ल के विभिन्न उपशीर्षकों में विभाजित किया है, तो बताना है इसमें कौन से हैं और कौन से नहीं हैं।
मार्मिक तथ्य, सभ्यता के आवरण और अकविता, इन उपशीर्षकों में क्या उपशीर्षकों में विभाजित किया है। अच्छा ठीक है, शीर्षक और उपशीर्षक, तो ये तो शीर्षक में आ जाएगा मार्मिक तथ्य। उपशीर्षक में आपका सभ्यता के क्रम बताना है इनका, सभ्यता के आवरण और कविता, काव्य और व्यवहार, इसका आंसर देख लेते हैं। क्रम है, क्रम इसका इस प्रकार है, सभ्यता के आवरण और कविता, फिर है मार्मिक तथ्य, फिर है काव्य और व्यवहार, भावना या कल्पना, कविता पर अत्याचार, ये है। और इसमें 17 निबंध संकलित हैं। पहले ये 1930 में विचार विथि के नाम से आता है। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मारण शास्त्रों के संचयन से, बाहरी उपकरण के बाहुल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। यह पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि सफलता और चरितार्थ, मनुष्य जहाँ शस्त्रों का जिक्र है तो वहां पे आपके नाखून क्यों बढ़ते हैं आएगा। खरोष्टी लिपि की विशेषता नहीं है। खरोष्टी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। खरोष्टी वर्णों में संख्या में 30 है। नहीं है, नहीं, ये तो यही हो जाएगा, बी गलत है। खरोष्टी आर्य भाषा की समस्त ध्वनियों को अंकित करने में समर्थ है, ये भी गलत है। तो इसके बी और सी ही गलत हैं। खरोष्टी में संयुक्त अक्षर लिखने की सुविधा नहीं है और खरोष्टी में स्वर मात्राओं में, तो इसका ये हो जाएगा बी और सी। संख्या में 30 और असमर्थ है, दोनों गलत है। बाएं से दाएं लिखी जाती है, संयुक्त अक्षर लिखने की सुविधा नहीं है इसमें, और स्वर और मात्रा हस्त दीर्घ भेद इनमें नहीं है, और 37 वर्ण इसमें होते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय से संबंधित नहीं है। राजनीति के धरातल पर परस्पर बटे हुए लोग धर्म के धरातल पर एक होने लगे। सत्य के प्रचार में जैसे जीवन के अन्य मूल्य नष्ट होते हैं, वैसे ही एकता और प्रेम भी। सूफिया और कलंदरों के प्रभाव से भारत में इस्लाम का रूप बदल गया, ये संस्कृति के 4 अध्याय से है। अचरज यह है कि ऐसा करने से अनुमति उन्हें खुद पोप ने नहीं दी थी। कलकत्ते के मदरसे और काशी के संस्कृत कॉलेज के बाद कंपनी सरकार ने कई वर्ष तक शिक्षा की दिशा में तीसरा कदम उठाया। तो इसमें नहीं है, तो ए, ये, सी और डी, ये नहीं लग रहा मुझे। ए, सी और डी देख लेते हैं इसके आंसर। अचरज यह है, सत्य के प्रचार जैसे जीवन के अन्य मूल्य नष्ट होते हैं, वैसे ही एकाग्रता और प्रेम भी। ये अचरज है कि खुद पोप ने नहीं दी थी, ये भी, और कलकत्ते मदरसे में, ये सारे नहीं है। और ये क्या है, संस्कृति के 4 अध्याय से नहीं है, तीनों नहीं है, ये है इनके। राजनीति के धरातल पर बटे हुए लोग धर्म के धरातल, ये ठीक है। और सूफी और कलंदर का प्रभाव, ये भी है, दोनों है, ये तीनों नहीं है इससे। राजनीति में कहा है, राजा सुख भोगई सदा मंती, करही सहार राजकाज बिगेर कुछ तू मंत्री सिर भार। परीक्षा गुरु उपन्यास में किसका कथन है? पुरुषोत्तम दास का है ये। राजनीति में कहा है राजा सुख भोगी, 1882 का है। जनेंद्र की सृजन प्रक्रिया में नैतिक विशिष्टता और अज्ञेय में व्यक्तिक विशिष्टता के बावजूद कहीं कहीं उनके सामान्यकरण के अंतर्ध्वत का भी आभास मिलता है, जहां पात्र और स्थितियां स्वयं प्रमुख हो उठती हैं। तो ये कथन किसका है? कमलेश्वर का है ये।
खड़ी बोली के संबंध में बताना है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है 1800 में, बिल्कुल ठीक है। आगरा में स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी की स्थापना, हिंदी के पहले समाचार पत्र। अच्छा, इसका क्रम बताना है, पहले और बाद में कौन सा क्या होता है। तो सबसे पहले तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है लल्लू लागर, और इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज में ही लल्लू लाल जी और की रचना आती है, प्रेम सागर की रचना ये आती है। फिर उसके बाद में फिर आपका समाचार पत्र आता है, उदंत मार्तंड का प्रकाशन, और फिर आगरा में स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी की स्थापना, और अंत में शिव प्रसाद सितारे हिंद, तो ADCBE। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, फिर लल्लू लाल का प्रेम सागर, फिर उदंत मार्तंड, और फिर आगरा बुक सोसाइटी, फिर शिव प्रसाद सितारे हिंद, और 1800 में आता है आपका फोर्ट विलियम कॉलेज। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताने हैं। तो सबसे पहले है आपकी गीतिका 26 में, फिर इसके बाद में है गीतकुंज, कुकरमुता 42, अनिमा चम्मन और अर्चना 50, संध्या 8 में है, फिर संध्या अंडर 69 में। तो इसका आपका देख लेते हैं। गीतिका 1936, कुकरमुता 42, अनिमा 1943, अर्चना 1950, गीतगुंज 1954 और संध्या कांकली है आपका 1969 में। कौन सा कथन चाणक्य के द्वारा नहीं कहा गया है? पवन सेनापति मार्ग चाहते हो या युद्ध, मुझ पर कृतज्ञता का बोझ है। मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। चाणक्य। तो एक तो ये भी मैंने तो निशान भी लगा रखे हैं, मेरी बुक है ये। तो दुर्ग द्वार टूटता है, अभी हमारे वीर सैनिक इसे दुर्ग को मटियामेट कर देंगे। तो इसका ये नहीं है, वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है। ये दोनों नहीं है चाणक्य के। मेरे इस अंतिम समय में भी कुछ क्या दान देना चाहते हो, तो बी और डी नहीं है, बाकी चाणक्य के हैं। चाणक्य के द्वारा बोले गए कथन ये है, मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है, वह राजाओं का नियमन करना जानता है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की छिपी में रहता है, और शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। और इसमें एक और है कि भाषा सिखाने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो वरुच्य को बोलते हैं। अब इनका देख लेते हैं क्वेश्चन 50। निर्वासन है अखिलेश का। नागरी सभ्यता है आपका राकेश मिश्र का। काली मिर्ग की पीठ पर जितेंद्र श्रीवास्तव, और अगम बहे दरियाओं ये होगा आपका शिव मूर्ति का। उपयुक्त कथन में से कौन सा उसने कहा था कहानी से नहीं है? चालाक तो बड़े हो पर मोजे का लहना इतना बरस लपटन साहब, तो ये लपटन साहब तो उसने कहा था से है। मैं कमरे में बैठा था, सुन रहा था, संभवतः उसको मेरी उपस्थिति का ज्ञान नहीं था, ये नहीं है। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, ये भी है सी। और लोग उनसे छोटा बड़ा काम लेकर इच्छा अनुसार उसकी मजदूरी चुका देते थे, ये भी नहीं है। मैं पौधा बन गया हूं, ये भी ठीक है। तो इसका हो गया ए, सी और ई। अच्छा, इसने पूछा कौन सा नहीं है, तो फिर बी और डी नहीं है। हाँ, बी और डी नहीं है, ठीक है। सभासार, सभासार है रघुराज नागर का नाटक है ये। और समयसार है आपका बनारसी दास का। और नहुष है गोपाल चंद्र का। और आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह का है। प्रश्न नंबर 56 देख लेते हैं, साथ साथ में चल रहे हैं हम। ऊपर कौन सा रह गया है? ठीक है। मिथक बुद्धिमूलक होते हैं तथा किसी व्यक्ति के चेतन मन से संबंध होते हैं। मिथक अनेक आद्य बिंबों का गुच्छा होता है। काव्य बिंब का कार्य संप्रेषण, में इसका सीधा आंसर देख लेते हैं क्योंकि 6:30 हो गए हैं और मुझे निकलना है। इसका सत्य कथन बताने हैं, तो बी, सी और ई सही उत्तर चयन करना था इसका।
मिथक का एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं इसका। सत्य बताना है ना। तो सबसे पहले ठीक है, ये गलत है। मिथक बुद्धि मूलक होते हैं, किसी व्यक्ति के चेतन मन से संबंध होते हैं, ये गलत है। ये ठीक है, बी मिथक अनेक आद्य विवों का गुच्छा होता है, बिल्कुल ठीक है। काव्य बिंब का मुख्य कार्य संप्रेषणता है तथा वह कलाकार की अनुभूति और प्रमाता के बीच संबंध स्थापित करने वाला सूत्र है। सी। और प्रतीक स्वत संभवी होते हैं, इसका आंसर जो गलत है वो देख लेते हैं। मिथक अनेक आद्य बिंबों का गुच्छा होता है, केवल एक प्रतीक जो सत्य है, ठीक है, ये सत्य कथन है। आद्य बिंबों का गुच्छा होता है, संप्रेषण कार्य मुख्य कार्य होता है, और फैंटेसी का संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में होने वाली घटनाओं से होता है। तो ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तुम्हारे कल्याण के लिए बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी संस्थान, बकरी सेवा संघ, बकरी मंडल बहुत सी संस्थाएं बनानी हैं, तभी कुछ होगा। बकरी नाटक में यह कथन किसका है? करमवीर। करमवीर करते हैं बात। और क्या क्या इसका सीरीज भी पूछा जा सकता है करमवीर की सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले बकरी शांति प्रतिष्ठान, फिर संस्थान, फिर सेवा संघ और फिर बकरी मंडल, ऐसी संस्थाओं का जिक्र होता है। इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। 1974 में का बकरी, और दो अंक में तीन तीन दृश्य। हरिवंश राय कथा प्रकाशन वर्ष के अनुसार, तो सबसे पहले क्या बोलूं क्या याद करूं, 1961 ये है ना। और फिर नेट का निर्माण 70, और बसेरे से दूर, और फिर 10 द्वार तक 85 का है, और ये 78 के आसपास है जो बसेरे से दूर है। तो सबसे पहले तो है क्या बोलूं का याद करो, 69 की। तो क्या बोलूं क्या याद करूं, 69, नीट का निर्माण फिर 70, और प्रवासी की डायरी 71 की है, बसेरे से दूर 78, और 10 द्वार से सोपान तक 85। और जो प्रवासी की डायरी है ये डायरी विदा की रचना है। प्रार्थना समाज, तत्वबोधिनी, वेद समाज और सत्य शोधक। तो सत्य शोधक के हैं आपके ज्योतिबा फुले। प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानडे, एक का एक, और डी का 3, ये हो रहा है ना, सी हो रहा है इसका। प्रार्थना समाज है महादेव गोविंद रानडे, और कहीं कहीं इसका आत्मा पांडुरंग भी मिलता है कि आत्मा से प्रार्थना करो, और कहीं पर गोविंद, तो आत्मा से गोविंद की प्रार्थना करो, इसका ऐसे भी बना सकते हैं हम। गोविंद रानडे भी है और आत्माराम पांडुरंग दोनों मिल जाते हैं। तो आत्मा से गोविंद की प्रार्थना करो, ऐसे इसकी ट्रिक है। तत्वबोधिनी समाज देवेंद्र नाथ ठाकुर, और वेद समाज केशव चंद्र सेन, और सत्य शोधक समाज है ज्योतिबा फुले। कृपा नाम रंगनाथ राजवाड़ी 2004 यहाँ है, और कृपाराम जिंदगी नाम। ब्रज किशोर परीक्षा गुरु सी का 2, ये हो जाएगा इसका। और रामू मान का हंस रामू द्विवेदी, ए हो जाएगा। तो कृपाराम हो गए जिंदगी नामा से। कृपाराम जिंदगी नामा कृष्णा सूक्ति के न्यास से। रंगनाथ राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, ब्रज किशोर है परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास, और रामू मानस का हंस अमृतलाल नागर। नेट में से अच्छा ये तो हमने कर लिया था ना, ये तो कर लिया था साथ में। राजभाषा अधिनियम
अधिनियम आता है आपका 63 में और संकल्प आता है आपका 68 में और प्राधिकृत पाठशाला 76 और राजभाषा नियम 73। राजभाषा संकल्प पूछा जाता है 68 का है, तो आपका ऑप्शन बी। अधिनियम 63, संकल्प 68 और केंद्रीय विधि या फिर प्राधिकृत पाठ 73 और राजभाषा नियम है 76 का। मैं बहुत दिन नहीं जीऊंगी बट थोड़े दिनों की अतिथि हूँ। मेरा एक अनुरोध तुम्हें रखना होगा। यह कथन किसका है? ये निपुणिका कहते हैं ना, ये निपुणिका का कथन है। डॉक्टर गिरीशन के अनुसार कुमाऊनी की कितनी उपबोलियां हैं? कुमाऊनी की 12 उपबोलियां हैं। देखते हैं। पूर्वी कुमाऊनी में आएगी कुमैया, सोरपाली, सिरली, अस्कोटी। इतना तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पूछा जाता है 12। तो पश्चिमी कुमाऊनी में खजपारजिया, पछाई, चौगारख्या, गंगोली, दानपुरिया, फल्दकोटी। ये इतने नहीं पूछे जाएंगे। छायावाद हिस्टीरिया की भांति हिंदी कविता का एक मानसिक रोग है। प्रभाकर माचवी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो मैंने डबल डबल टिल 3 बार क्लिक कर रखा है, जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और तभी का ध्यान रखा जाता है। तो प्रभाकर माचवे कहते हैं एक मानसिक रोग छायावाद को। इनकी रचना है प्रभाकर माचवे की स्वपन भंग, अनुक्षण तथा विश्वकर्मा। कौन सी पंक्ति राग दरबारी उपन्यास से संबंधित नहीं है? इसी समय मैं उसे अच्छी तरह देख सका। उसका रंग मैला था परंतु आंखों में अपूर्व माधुर्य था। मैंने तो पहले ही निशान लगा रखे हैं। मैंने देखा कि वह घटना पुनरावृत्ति की ओर आ रही है। मैं अब स्थिर न रह सका। शहर का किनारा था। उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासमर शुरू हो जाता है और सड़कों का वो जो ट्रक को लेकर लाइन लिखी गई है, ट्रक जब वो गांव में आता है तो ये वहीं पर शुरुआत होती है। ये है राजकुमारी से। मैं और भी चक्कर में पड़ गया। भोला सही, देवता भी सही, पर इसमें डरने की बात क्या हो सकती है? जनता चाहती है हमारी सभ्यता की नींव विश्व बंधुता और प्रेम पर पड़नी चाहिए। ये है राग दरबारी से दोनों। तो इसने पूछा कौन सा नहीं है, तो ए बी सी नहीं है। ए बी, हाँ सी तो है, सॉरी सी तो है ना किनारे से, तो ये नहीं है। ए बी। 69 में साहित्य अकादमी में मिलता है इसको। और इनके उपन्यास है सोनी घाटी का सूरज, अंगद का पांव। अंगद का पांव बहुत पूछा जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार असत्य कथन बताने हैं। सूर को भावादिवादी और सूर के प्रेम को जीवनोत्सव कहा था। मान लीला और दान लीला को आनंदोल्लास का विधान कहा गया है। गोपियों को की वज्र पकड़ता अमर्यादित है। सत्य कथन पूछा ना इसने, तो ये तो गलत है, ये तो पूरी तरह से गलत है। ज्ञान के साथ भावना का भी विकास होता है। ठीक है, ये भी ठीक है। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकोण वाले विद्यापति का अनुकरण नहीं है। ये गलत है। तो ए बी डी ये ठीक है तीनों। इन्होंने जीवनोत्सव कहा था, ये बिल्कुल ठीक है। और मान लीला और दान लीला आनंद विलास का विधान कहा था, ये भी ठीक है। ज्ञान के साथ भावना का विकास होता है। सूरदास ने बिना आंखों के जितना बारीक वर्णन किया है उतना दूसरा कवि कोई नहीं कर सका, ये भी कहा है। और एक लाइन और कही है कि ये वात्सल्य का कोना कोना झांक आई। फिर है सूर का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है। ये शुक्ल साहब ने कहा है इनके बारे में। इन सबकी जिंदगियां चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, फिर भी मैं इस घर से चिपका हुआ हूँ आधे अधूरे।
क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूँ, घर घुस रहा हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लग गया है, पुरुष एक, महेंद्र नाथ, आधे अधूरे। मोहन राकेश का आधे अधूरे। आषाढ़ का एक दिन, लहरे राजहंस और पैरों तले जमीन अधूरा है इनका। जहाँ न धर्म न बुद्धि, नहीं नीति न सूझे अन्न सुध समाज, ते ऐसे ही आप नशे जैसे चौपट राज। तो ये उपयुक्त पंक्तियां किसमें है? ये आपके लास्ट में है, छठे अंक से है ये, 6 अंकों में है। निम्न में से कौन से सिद्धांत भाषा की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? दिव्योत्पत्ति सिद्धांत, ठीक है, ये तो है, भाषा संबंधी पूछा है ना, उत्पत्ति से। भौगोलिक सिद्धांत, पुह सिद्धांत, श्रम ध्वनि सिद्धांत, ये है, और श्रवण सिद्धांत, ये नहीं है, श्रवण सिद्धांत नहीं है, और भौगोलिक, ये तीनों हैं। तो बी और ई, डी ऑप्शन। ये नहीं है, भौगोलिक और श्रवण सिद्धांत भाषा से संबंधित नहीं है। 3 स्टार मैंने इनको लगा रखे हैं, मतलब क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दिव्योत्पत्ति सिद्धांत प्राचीन धर्म ग्रंथ से लिया गया है। पू सिद्धांत हेनरी स्वीट ने दिया है। और जो श्रम ध्वनि सिद्धांत है ये नवारे ने दिया है, और संकेत सिद्धांत रूसो ने दिया है। बिंग प्लेटो, हेस और मैक्स मूलर की है। आचार्य शुक्ल की प्रतिज्ञा में केंद्रीय प्रयोग जनता की चित्तवृत्ति है, तथा आचार्य द्विवेदी की प्रस्तावना में ऐसा प्रयोग लोक चिंता का है। तो ये कथन किस इतिहासकार का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी बोलते हैं, इनका है ये, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। बी। तो कौन कहता है ये? रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। हृदय की जब मुक्तावस्था में होगा, रचना की मुक्ति होगी। तो आलोचना जो बाद विकसित हुई, वृद्धावस्था नहीं हो सकती। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां, काव्यान्य का पुनर्मूल्यांकन, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना। प्रश्न नंबर 72, रामगुप्त ध्रुव स्वामी, आलस्य, भारत दुर्दशा और टिंकू अस्मिता एक दिन, दुर्जन पत्नी। तो आपका हो जाएगा ये 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, डी। प्रद्युम्न विजय नामक एक पद्मक नाटक किसका है? गणेश कवि का है। और शकुंतला नेवाज का है। कंसवध बनवारी, आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह और सबल सिंह चौहान ऋतु संहार। चांद सूरज के बिन, ये संस्मरण कल ही पढ़ा था, संस्मरण है ये, चांद सूरज के बिन। और देवेंद्र सत्यार्थी का मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने आपके इसमें मोस्ट लिखा भी था। और ये बहुत पूछा जाता है, चांद सूरज के बिरन 1952 का, देवेंद्र सत्यार्थी का। दो इनके आत्मकथा, नील यक्षिणी दूसरा भाग है इसका। आत्मकथा विदा की रचना है। यहाँ पे सी दिखा रहे हैं, यहाँ आत्मकथा लिख रहे हैं, चांद सूरज के बिरन। मैं इसको अभी 1 मिनट कंफर्म करती हूँ।
आत्मकथा है। सॉरी, आत्मकथा ही है ये। लेकिन यहाँ पे उन्होंने संस्मरण कैसे दे दिया? तो बाल्टी उठानी पड़ेगी इस प्रश्न के लिए। तो मैंने पढ़ाया था ये आत्मकथा, चांद सूरज के किरण। मुझे क्यों संस्मरण लग रहा है? आत्मकथा में तो मुझे कहीं नहीं दिखती है। मुझे तो नहीं लग रहा ये आत्मकथा है, मुझे संस्मरण लग रहा है ये। एक बार मैं बुक से कंफर्म करूंगी इसी क्लास के अंदर ही। देवेंद्र सत्यार्थी। या तो फिर काफी है। चलो क्लास में टाइम लग जाएगा, मैं इसका, इसने एक बार आत्मकथा दी है तो मैं इसका फिर कमेंट भी करूंगी, पर दोबारा देख करके अगर ये आत्मकथा नहीं है तो फिर मैं इसका कमेंट करूंगी, अदरवाइज एक बार इसको आत्मकथा मान के चलते हैं। अगर इसने लिखा है कि दूसरा भाग नील यक्षिणी है। उपन्यास है रथ के पहिए कठपुतली, दूध गाछ ब्रह्मपुत्र, कथा कहो पड़ोसी, तेज कसम शत्रुंज। और संस्मरण है रेखाएं बोल उठी क्या गोरी क्या सावली। ठीक है, तो संस्मरण ये है, तो फिर ये आत्मकथा ही है। पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों को जन्म के अनुरूप पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लोजाइन्स, जॉन ड्राइडन, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल जॉनसन और बेंedict क्रोचे। तो सबसे पहले तो लोजाइन्स है उदाहरण का, और फिर है जॉन ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन, और ये इसका ABD ये हो जाएगा। प्रकाशन वंश देख लेते हैं। तो लोजाइन्स तो सबसे पहले है प्लेटो अरिस्टो, उसके बाद में ही आते हैं ये लोजाइनस। और फिर है जॉन ड्राइडन 1631 के, सैमुअल जॉनसन 1709, विलियम वर्ड्सवर्थ 1770। कोलरिज के मित्र हैं ये, साथ में कोलरिज भी इन्हीं के समकालीन है। और फिर बेंedict क्रोचे 1866। अंतर्विरोध, विथ ब्रुक्स, अनेकार्थकता, विलियम एमसन, तनाव, एलन टेट, और विरोधाभास, रॉबर्ट पेन वॉरेन। तो ये तो सारे मैच ही कर रहे हैं आपस में। अंतर्विरोध क्विंट ब्रुक्स का है, अनेकार्थकता विलियम एप्सन का है, तनाव एलन टेट का है, विरोधाभास रॉबर्ट पेन। अब जहाँ पे विरोध होता है वहां पर पेन होता है, बहुत दर्द होता है तो हमारा कोई विरोध करता है, पेन मिलता है ना बहुत ज्यादा। और तनाव से क्या होता है, क्या होता है, बाल जाते हैं ना सर के। और हरियाणा में क्या बोलते हैं, क्या दिख रही है, क्या चमक रहा है, तो तनाव नहीं होना चाहिए। आधी जैसी कथा कहे, लिखी भाषा चौपाई कहे, यह पंक्ति किसकी है? मैंने ऐसे कीवर्ड पकड़ रखे हैं, देखो निशान लगा रखे हैं, भाषा चौपाई कहे, तो ये जायसी की है। 57 खंड पद्मावत में। मैला आंचल उपन्यास में कर्म लगाना है। चलते चलते, सबसे पहले तो यही लाइन आई थी इसकी, चलते चलते पग थका। और ये सबसे अंत में है इसकी,
चलते चलते पग थका नगर रहा कोस, बीच में डेरा पड़ा उल्टी बीच में हाँ, तो बीच में डेरा पड़ा और फिर कहूँ कौन को दो, तो ये इसकी लाइन है। तो BDCA मेला आंचल 1954 का है। चलते चलते पशु थका नगर रहा नकोस, बीच में डेरा पड़ा कहूँ कौन को दो। आचार्य विधुशेखर भट्टाचार्य के अनुसार पाल्य शब्द ये सीधा गोविंद पांडे से लिखाया गया है। पहले पंक्ति कहते हैं वो, फिर पंक्ति, फिर पाती, फिर पाली और फिर पाली। तो पाली शब्द के आने तक ये इतने इतने शब्दों का वो विधुशेखर भट्टाचार्य कहते हैं कि यहाँ से होते होते पंक्ति से पंक्ति बनाए, फिर पाती, पाली और फिर पाली शब्द आया। ऐसे ये पाली शब्द की व्युत्पत्ति बताते हैं। जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह का बताना है। प्रेम पथिक सबसे पहले है, फिर झरना 18, लहर 33, आंसू 25 और कामायन 35। तो इसके हिसाब से आपका प्रेम पथिक हो जाएगा 1 नंबर पे, झरना 2, आंसू 25 में है, ये 18 में है, A B D लहर 33 और कमायनी 35। ए प्रेम पथिक 14 में है, झरना 18, आंसू 25, लहर 33 और कामायनी 35। और सबसे पहली कविता है सावन पंचक 1906 में, कलाधर उपनाम से ये लिखते थे। मुझे आश्चर्य होता है कि भट्ट किस प्रकार सम्मोहन का शिकार हो गया। तुमने मुझे क्षमा कर दिया है मैं भट्ट, तुम महान हो मैं तुच्छ हूँ, तुमने अवश्य क्षमा कर दिया, ये निपुणिका। महाराज आप इस जम्बूद्वीप के सर्वप्रधान चक्रवर्ती राजा हैं। कह देना भद्र की देवपुत्र तुवर मिलन की कन्या आपको प्रणाम करती है। ये भटेन। ये महामाया होनी चाहिए। दो देख लेते हैं इसका आंसर। मुझे आश्चर्य होता है महामाया है, क्षमा कर दिया है निपुणिका, और जम्बूद्वीप सर्वप्रधान सुगतभद्र और तुवर मिलन की कन्या है भटिनी। 1946 में आता है आपका रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। ये सदाशिव लाल कहते हैं ना, सदाशिव लाल होना चाहिए। सदाशिव लाल है। रस्म और रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया, सदाशिव लाल में आता है। और इनकी रचना है सुख सागर, विष्णु पुराण के आधार पर लिखी हुई। खड़ी बोली में 4 महानुभाव हैं जिनका जिक्र आता है, पूछा जाता है। मुंशी सदाशिव लाल नियाज, सैयद इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदर मिसर, और ये दोनों भाषा मुंशी थे। मुंशी सदाशिव लाल तथा इंशा अल्लाह खां, इन दोनों का संबंध फोर्ट वुली कॉलेज से नहीं था। तो ये पूछा जाता है कि किसका संबंध था, लल्लू लाल और सदर मिश्र का था, इंशा अल्लाह खां और सदाशिव लाल का नहीं था। ये दोनों भाषा मुंशी थे वहां पे, और वहीं पर इन्होंने प्रेम सागर लिखी थी। पेरिनोप्सिस एक असाधारण लेख है रोजाइनस के संबंध में। यह कथन किस विद्वान का है? विमसेट एम प्लिथ ब्रुक्स ये कहते हैं, इनका ही है ये। और 1954 में आती है आपकी पेरिनोप्सिस। उदार को महान, उदार महान आत्मा की प्रति ध्वनि है। उदार मतलब सर्वश्रेष्ठ, कि जो सर्वश्रेष्ठ जिसमें सारे गुण है वही महान है। उदार का मतलब रोजाइनस को कहते हैं। राग दरबारी उपन्यास में इन पंक्तियों को पहले से बाद में क्रम में लगाना है। बवासीर के 4 आदमी अक्षर चिल्लाकर कह रहे थे कि यहाँ पेचिश का युग समाप्त हो रहा है। कभी कभी जीतने वाला भी इंसानियत का प्रयोग करता है। वह कहता है क्या इसी का नाम इंसानियत है?
कहा तो है घास खोद रहा हूँ, पहले नंबर पे तो सी ही हो जाएगा। इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। रंगनाथ ने कहा कि दफ्तर वाले बड़े शरारती हैं, कैसी कैसी गलतियां निकालते हैं। पिताजी गीता की बात कर रहे थे, रूपन बाबू ने सोचा अब देखें यहाँ दरोगा बचकर कहाँ जाता है। तो सबसे पहले सी, सी की शुरुआत यहीं से हो रही है, हमारा आंसर यही निकल गया। तो पहले सी, उसके बाद में ए, सी ए, तो एक नंबर पे ये होगा, दो नंबर पे बवासीर का जिक्र है, और फिर है चार नंबर पर रंगनाथ ने कहा दफ्तर वाले बड़े शरारती हैं, डी, और फिर ये तीन पे और ये। सैद्धांतिक भाषा, सैद्धांतिक भाषा विज्ञान जॉन लियोन्स, और तुलनात्मक भाषा विज्ञान है पीडी गुणे, और ध्वनि विज्ञान है आपका गोलोक बिहारी दल, और वाक्य विनाश है आपका नाउम चोस्की। वाक्य विनाश चोम्स्की का है, ये जो आपकी एस्टेट वगैरह की परीक्षा होती है जहां पर आपकी 30 नंबर की साइको पेडागोजी आती है, वहां भी बहुत पूछा जाता है। ये वाक्य विनाश किसका है? चोम्स्की का है। जो फर्स्ट पेपर का आपका होता है जहाँ पे पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं, वहां भी पूछ लिया जाता है चोम्स्की वाक्य विनाश। तो सैद्धांतिक भाषा विज्ञान जॉन लियोन्स, तुलनात्मक भाषा विज्ञान पीटू ने, और ध्वनि विज्ञान है गोलोक बिहारी थल, और वाक्य विन्यास का सैद्धांतिक पक्ष है नोआम चोम्स्की। अब है प्रश्न नंबर 86। अर्थ अलंकार के संदर्भ में असत्य कथन बताने। जहां उपमेय का कार्य उपमान से कराया जाए वहां परिणाम अलंकार होता है, ठीक है। जहां एक व्यक्ति अथवा वस्तु का गुण या तात्पर्य भेद से अनेक रूपों या प्रकारों में कथन किया जाता है वहां उल्लेख अलंकार होता है। काव्यांग अलंकार में किसी वास्तविक बात को छिपाकर उसका निषेध कर कोई सत्य या असत्य बात कही जाती है। जहां अप्रस्तुत कथन करके प्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां न्योक्ति, अप्रस्तुत का कथन करके प्रस्तुत का बोध अन्योक्ति। जहां उपमेय और उपमान संबंधी दो वाक्यों की धर्म भिन्नता भिन्न प्रतिभिंब से समानता है वहां उदाहरण अलंकार है। इसमें असत्य बताना है क्या? असत्य कथन बताना है। सी और ई, ये ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष 1914 में खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, और ब्रिजांगना विलाप के नाम से ही आया है। 17 सर्ग है इसमें। पारिजात में 15 सर्ग, वैदेही वनवास में 18 सर्ग। सर्ग इनके पूछ लिए जाते हैं। रस प्लस 1931 में आते हैं। प्रिय प्रवास पर मंगला प्रशांत पारितोषिक इनको पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ध्रुव स्वामिनी से असत्य कथन। यह प्रसाद की अंतिम और श्रेष्ठ नाट्य कृति है। इस नाटक में अनेक स्थलों पर अर्धवाक्यों की योजना है जो नाटक में सौंदर्य और गहरे अर्थ की सृष्टि करते हैं। इसका कथानक गुप्त काल से संबंध है और शोध द्वारा इतिहास सम्मत है। रंगमंच की दृष्टि से 4 अंक नहीं, 4 नहीं, गलत है ये, 3 अंक है। और ध्रुव स्वामी की भाषा में वीरांगना की औद्योगिकता नहीं है, ये भी गलत है। तो फिर ये तीनों ठीक है, डी और ई गलत है। असत्य पूछा ना, तो फिर डी और ई दोनों गलत है। ए ठीक है। श्रेष्ठ अंतिम नाट्य कृति है, अर्धवाक्यों की योजना है, और गुप्त काल से संबंधित है। 1933 में आता है। देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया। अनमेल विवाह, तलाक, पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया।
देवनागरी लिपि सुधार में घटित घटनाओं का पहले से बाद में क्रम लगाना है। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक 190 टाइप का फ़ॉन्ट तैयार करवाते हैं, बिल्कुल सही है, सबसे पहले आता है। उत्तर लिपि सरकार द्वारा लिपि सुधार परिषद का गठन होता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन में इंदौर अधिवेशन नागरी लिपि, फिर क्या आएगा? पहले ए और फिर सी, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से इसका। और फिर नागरी प्रचारण सभा द्वारा नागरी लिपि सुधार गठन होता है। और उसके बाद में फिर आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में समिति बनती है और फिर वही लास्ट में उत्तर प्रदेश वाला। एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, ए। तो सबसे पहले 1904 में सबसे पहले तो देवनागरी लिपि के बारे में बाल गंगाधर तिलक ही आते हैं। 1926 में एक 190 टाइप का फॉन्ट लेकर आते हैं, जिसे तिलक फॉन्ट का नाम दिया गया है, जो देवनागरी लिपि सुधार को आरंभ करता है। फिर आता है इंदौर में 24वां अधिवेशन आता है 1935 में महात्मा गांधी के सभा में, और नागरी लिपि सुधार समिति गठन इसका नाम दिया गया है। फिर नागरी प्रचारणी सभा 1945 में, इसमें नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया जाता है। और अंत में आती है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति। और फिर है नागरी लिपि सुधार समिति में लखनऊ में सुधार परिषद का गठन। ये कौन सा क्वेश्चन रह गया? विठल नाथ वाला। अच्छा अच्छा, नाम मंजरी किसकी रचना है? नाम मंजरी नंददास की है। अच्छा, ये इनकी रचना है श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत, पंचाध्याय, दशम स्कंद, भाषा। विठलनाथ ने 1565 में 4 वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य अपने लेकर के अष्टसाप की स्थापना की थी इन्होंने। शुक्ल के अनुसार अष्टसापित कवियों का क्रम देख लेते हैं, पूछ लिया जाता है। क्रम अनुसार विवरण है। सूरदास 1478, कुंभन दास सबसे पहले इसमें होंगे 1468, ये शुक्ल के अनुसार है। परमानंद दास 1493, कृष्णदास 1496, छिद स्वामी 1515, गोविंद स्वामी 1505, चतुर्भाष 1530 और नंददास 1533। अब आपके प्रश्न पूरे हुए, ये आ गया पहला, आ गया आपका पैराग्राफ, बस ये तो ठीक है। तो ये था आपका जून 24 का पेपर, जो हमने पूरा सोल्व किया। उम्मीद है कुछ न कुछ पीवाईक्यू आपको एक इसमें से मिल जाएंगे, या फिर ऑप्शंस में से आपको कुछ मिल जाएंगे, आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस क्लास से। आप लोगों के लिए दोबारा प्रार्थना करती हूँ, आप लोग इस पेपर में नेट जेआरएफ, आपका जेआरएफ क्लियर हो। मैं नेट भी नहीं बोलूँगी, जेआरएफ क्लियर बोलूँगी। अगर नेट भी होता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो सिर्फ नेट के बेस पे ही प्रोफेसर में सिलेक्शन हुए, तो भगवान से प्रार्थना है कि आप भी प्रोफेसर तक पहुंचे, अपने परिवार का नाम रोशन करें, पढ़ते लिखते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए। शुभ रात्रि जी।